नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद सिर्फ एक दिन की खबरों को बहुत करीब से देखना। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। 24 अक्टूबर 2025 के भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। क्या एक ही दिन में होने वाली ये अलग अलग घटनाएं, ये सारी खबरें वाकई किसी देश की एक बड़ी मुकम्मल तस्वीर बना सकती हैं? मुझे तो लगता है हाँ, बिल्कुल बना सकती हैं, और आज हम देखेंगे कैसे। हमारी पहली नजर रहेगी शासन और नीतियों पर। आज के दिन कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो भारत की जो अंदरूनी व्यवस्था है उसे एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे पहले बात चुनाव आयोग की। उन्होंने विशेष गहन संशोधन यानी SIR नाम की एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश भर की वोटर लिस्ट को बहुत बारीकी से जांचा जाएगा, उसे सुधारा जाएगा ताकि आने वाले चुनाव एकदम सटीक और निष्पक्ष हों। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम है। अच्छा, शासन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। केंद्र सरकार ने वहां संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। ये एक ऐसा कदम है जो इस संवेदनशील इलाके के लिए बातचीत का एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर सकता है। अब देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई अनोखा या पहली बार किया जाने वाला प्रस्ताव नहीं है। ये जो आर्टिकल 371 है, ये पहले से ही भारत के 12 दूसरे राज्यों में लागू है। तो ये संदर्भ हमें बताता है कि सरकार एक पहले से स्थापित संवैधानिक रास्ते का ही इस्तेमाल कर रही है, कोई बिल्कुल नई मिसाल नहीं बना रही। अब रुक करते हैं रक्षा क्षेत्र की तरफ, जहां एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव हो रहा है। रक्षा मंत्री ने एक नया रक्षा खरीद मैनुअल यानी DPM 2025 जारी किया है। ये वो दस्तावेज है जो तय करेगा कि हमारी सेना के लिए हथियार और दूसरे उपकरण कैसे खरीदे जाएंगे, और इसमें वाकई बड़े सुधार किए गए हैं। और यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी है। उम्मीद है कि इससे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद में तेजी आएगी। और सबसे जरूरी बात, ये नया मैनुअल मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा देगा और रक्षा उत्पादन में छोटे व्यवसायों और नए नए स्टार्टअप्स के लिए दरवाजे खोलेगा। और शासन से जुड़ी आज की आखिरी खबर रेलवे की सुरक्षा को लेकर है। कवच 4.0 नाम की एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे ट्रेन यात्रा को पहले से कई ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। देखिए, आज का दिन भारत की आर्थिक कहानी में एक तरफ उम्मीदें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी। मतलब एक तरह का विरोधाभास है। आर्थिक मोर्चे पर सबसे पहले एक बहुत ही जबरदस्त खबर। वेदांता समूह ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। सोचिए, 1 लाख करोड़। यह निवेश घरेलू औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ा उछाल लाएगा और उम्मीद है कि इससे 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अगस्त महीने के FDI यानी विदेशी निवेश के आंकड़े एक चुनौती पेश कर रहे हैं। नेट FDI में 159% की गिरावट आई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जितना विदेशी निवेश आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा यहां से बाहर चला गया। तो ये दिखाता है कि जहां घरेलू निवेश तो बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक निवेशक शायद थोड़े सतर्क हैं। तो इस चुनौती के जवाब में भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI हॉरेंजर 2025 नाम का एक ग्लोबल हैकाथॉन शुरू किया है। इसका मकसद है दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाना, ताकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में नए और बेहतर समाधान खोजे जा सकें। और इस हैकाथॉन का जो विषय है वही इसका लक्ष्य भी बताता है। एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था बनाना जो पूरी तरह सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो और समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। चलिए, अब भारत की सीमाओं से बाहर देखते हैं और समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी ग्लोबल स्टेज पर आज का दिन भारत के लिए कैसा रहा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम WPO कहते हैं, उसके सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र की वो एजेंसी है जो पूरी दुनिया में इनोवेशन और क्रिएटिविटी के नियम तय करती है। और इस नियुक्ति का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जस्टिस सिंह न सिर्फ पहली भारतीय हैं, बल्कि पहली एशियाई न्यायाधीश भी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भारत का वैश्विक प्रभाव कितना बढ़ रहा है।
एक और बहुत ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो लाखों भारतीयों पर सीधा असर डालेगी वो सऊदी अरब से है। वहाँ की सरकार ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, अब मजदूर अपने मालिक से बंधे नहीं रहेंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करेंगे और बिना एग्जिट वीज़ा के अपनी नौकरी बदल सकेंगे या देश छोड़ सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और आज दुनिया एक और मील का पत्थर भी मना रही है। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। यूएन को बने हुए 80 साल पूरे हो गए हैं और इस साल का विषय है एक साथ भविष्य का निर्माण। ये भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उससे पूरी तरह मेल खाता है और ये दिखाता है कि कैसे भारत की सोच वैश्विक मंच पर भी गूंज रही है। चलिए अब आखिर में उन खबरों पर एक नजर डालते हैं जो देश के दिल की धड़कन है, मतलब संस्कृति, खेल और लोगों की अपनी उपलब्धियां। क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो आज का दिन बहुत बड़ा है। हिटमैन रोहित शर्मा ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है और अब वो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रोहित शर्मा का नाम अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बाद आता है। ये वाकई एक बहुत ही एलीट क्लब है। क्रिकेट के अलावा शतरंज की दुनिया से भी शानदार खबर है। FIDE विश्व कप 23 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत वापस आ गया है। ये टूर्नामेंट उत्तरी गोवा में हो रहा है, जो एक बार फिर भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर और मजबूती से स्थापित करता है। तो हमने शासन, अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंच और संस्कृति, हर तरह की खबरों को देखा। अब इन सभी धारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर कहानी बनती क्या है। और अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ऐसा दिन जहां एक तरफ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, अर्थव्यवस्था में घरेलू निवेश भी आ रहा है, लेकिन वैश्विक चुनौतियां भी हैं, जहां भारतीय ग्लोबल स्टेज पर नेतृत्व कर रहे हैं और खिलाड़ी नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये सब मिलकर 2025 के भारत की क्या कहानी कहते हैं? ये एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर है जो एक साथ कई दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो जटिलताओं और अवसरों दोनों से भरा हुआ है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?